Hello students, welcome to my channel. I hope you all are healthy and safe. So today's we are going to make the next part of the class 10th economics second chapter sectors of the Indian economy. So we already discussed in previous video about the GDP. So GDP is the total value of all sectors of the final goods. So today's topic is primary, secondary and tertiary sectors in India. इन तीनों सेक्टर्स का क्या शेयर है जीडीपी में, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ द ग्राफ. आप देख सकते हैं ग्राफ दिया हुआ जिसमें 1973 और 74 और 2013 और 14 का डेटा कंपेयर करके आपको दिखाया गया. मैं डायरेक्टली आपको ग्राफ ही जो है एक बार एक्सप्लेन करता हूँ बेटा. सो दिस इज़ द ग्राफ एंड सी इन 1973-74 में अगर आप देखेंगे तो जो ब्लू कलर है वो प्राइमरी को जो है इंडिकेट करता है, रेड कलर आपका सेकेंडरी एंड ग्रीन टर्सरी. देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो था उस टाइम पर ज़्यादा इंक्रीज़ था एक तरीके से बाकी के कंपैरिजन में. और अब आप देख सकते हैं 20s में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी का शेयर है वो अब शिफ्ट हो चुका है टर्सरी की ओर. और देखिए सेकेंडरी भी एक तरीके से उतना ग्रो नहीं कर पाया है, हालांकि प्राइमरी आज की डेट में सबसे कम है. और उस टाइम पर 90s में अगर आप देखें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ऊपर था. ठीक है, तो ये तो हो गया शेयर की बात कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो हमारा शेयर है वो सर्विस सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर का है, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर है और लास्ट में आपका प्राइमरी सेक्टर है. राइट, आगे बात करते हैं. देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर रहा है. देखिए व्हाट डज़ द कंपैरिजन बिटवीन 73 एंड 74 एंड 13-14 का जो डेटा आपको दिया हुआ है 2013-14, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन. लेट्स फाइंड आउट. कुछ इस कंपैरिजन को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए क्या है. सबसे पहला है राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. आप देख सकते हैं जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें जो भी वैल्यू है सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर की है, तो उसी को डिस्कस करने वाले हैं. कह रहे हैं कि ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 टू 74 एंड 2013 टू 14 while production in all three sectors has increased, it has increased the most in tertiary sectors. हालांकि तीनों सेक्टर का जो है प्रोडक्शन बड़ा है, बट सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो टर्सरी सेक्टर का बड़ा है. ठीक है, एज अ रिजल्ट इन द ईयर 2013-14 द टर्सरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, और इसने जो है एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है. आगे देखिए यहाँ से अगर हम कंपेयर करें वाई इज़ द टर्सरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, देयर कुड बी सेवरल रीज़न. टर्सरी सेक्टर का इम्पोर्टेंट होना इंडिया में और उसका मोस्टली ग्रो करना, इसके कई सारे रीज़न हैं. फर्स्ट रीज़न की अगर हम बात करें, कह रहा है कि इन कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ये जितने भी सर्विसेज आर रिक्वायर्ड, these can be considered as a basic services in the developing country. The government has to take responsibility for provision of these services. पहली बात, टर्सरी सेक्टर इसलिए ग्रो हुआ है क्योंकि पहला रीज़न आपको बता रहा है. अगर आपसे पूछा भी जाता है व्हाई द टर्सरी सेक्टर बिकम मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिया या इंक्रीजिंग इन इंडिया दिस सेक्टर, तो आप ये रीज़न देंगे. पहला रीज़न आपको साफ क्लियर कर दिया कि भाई कुछ बेसिक नीड्स में इन सारी चीज़ों को लिया जाता है, जिसमें बैंक, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, एजुकेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, इंश्योरेंस, डिफेंस, ये सारी चीज़ें बेसिक प्रोविज़न है जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन सब को प्रोवाइड करना. ठीक है, तो पहला रीज़न ये हो गया. सेकेंड है द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड लाइक
as we have already seen greater development of primary and secondary sector, more would be demand for such services। तो यहाँ पर एक अगला रीज़न, दो सेकंड रीज़न आपको दिया है, उसका रीज़न का मतलब है कि प्राइमरी जो आपकी इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, और ऑब्वियसली जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर डेवलप होगा तो सेकेंडरी होगा, और जब दोनों सेक्टर डेवलप होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के बीच में सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, और यही वजह है कि टर्सरी सेक्टर आज ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप्ड है आज की डेट में। ठीक है, अगला देखिए थर्ड रीज़न की अगर हम बात करें, कह रहे कि एज इनकम लेवल राइज सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग में मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज़्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग etc। ठीक है, सेक्टर की बात कर रहा है कि आज की डेट में जिनकी इनकम एक अच्छी इनकम में वो लोग पहुंच गए हैं, जिनका लेवल अच्छा है, दे आस्किंग फॉर द डिफरेंट सर्विसेज, वो अलग अलग सर्विस की डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि आज होम डिलीवरी का टाइम आ चुका है, आप देखते होंगे मार्केट में कई सारे ऐसे जोमेटो और स्विगी से लेके कई सारी ऐसी होम डिलीवरी करने वाली सर्विसेज जनरेट हो चुकी हैं, राइट, बिकॉज द पीपल विलिंग टू पे मोर अमाउंट। ठीक है, ज़्यादा पैसा पे करने के लिए लोग कैपेबल हैं, ठीक है, बिग सिटीज़ में। तो थर्ड रीज़न ये भी है, नई नई सर्विसेज जनरेट हो रही हैं। फोर्थ की अगर बात करें, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड इसेंशियल। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन नई सर्विसेज के बारे में और उनके एक्सपेंसन के बारे में। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि आज की डेट में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप हो चुका है। यही वजह है कि आज सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हो रही हैं, एक्सपेंड हो रही हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाउएवर यू मस्ट रिमेंबर दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इक्वली वेल। आप ये भी नोट करें कि सारे सर्विस सेक्टर में तो बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, तो सारी सर्विस अपने इक्वली ग्रो नहीं कर रही हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, right? At one end there are limited number of services that employ highly skilled and educated workers. At the other end there are a very large number of workers engaged in services such as small shopkeepers, repair person, transport person. These people barely manage to earn a living, and yet they perform these services because no alternate opportunity for work are available to them. Hence only a part of this sector is growing in importance. You shall read more about in this next section। यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, जो सर्विस सेक्टर के जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी इक्वली ग्रो हो रही हैं, क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है उसमें हाईली स्किल्ड और हाईली प्रोफेशनल लोगों को एक लिमिटेड एरिया में ही जॉब मिल पाती है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं वो ऐसी सर्विसेज में एंगेज्ड हैं जो जिनमें वो बैरली बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं और अपने जीवन यापन को बड़ी मुश्किल से चला पा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी को। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अभी यहाँ पर एक चीज़ और डिस्कस की है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किस सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, मतलब लोगों को ज़्यादा काम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पर एक ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ को समझते हैं, पहले अंडरस्टैंड करते हैं। ये 1977 और 1978 का डेटा दिया हुआ है इसमें, और 2017 और 18 का डेटा दिया हुआ है, राइट। तो ग्राफ 3 में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए सबसे ज़्यादा शेयर जो कि आज की डेट में, एक टाइम था जब प्राइमरी सेक्टर 71%, टोटल 100% अगर माना जाए एम्प्लॉयमेंट को, तो अकेला प्राइमरी सेक्टर में जो लोग इंगेज थे, जिनको रोज़गार देता था प्राइमरी सेक्टर, 71% था। फिर देखिए सेकेंडरी केवल 11 और टर्सरी 18 था। आज देखिए बिल्कुल चेंज हो गया, प्राइमरी सेक्टर 44 पे आ चुका है और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 25 पे आया है, और आप देखेंगे टर्सरी सेक्टर लगभग डबल जो है अमाउंट पर इंक्रीज़ हो गया है। लोगों को यहाँ पर सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है, और ऑब्वियसली आप अपने अगल बगल देखते भी होंगे नियर बाई लोकेशन में, तो ज़्यादातर लोग बैंक्स में काम करते मिलते हैं, या टीचर हैं, या डॉक्टर हैं, या कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राइट। तो आप देखिए कह रहा है कि ग्राफ टू प्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ शेयर 3 सेक्टर्स इन GDP
Now you can directly see the changing importance of the sectors over the 40 ईयर्स। आप देख सकते हैं कितना चेंज आ गया लोग, है ना। पहले लोग खेती करना पसंद करते थे, आज ये बहुत सारा चेंज हो गया सेक्टर। ये देखिए ग्राफ 2 बेटा ये है जो कि 73 से 74 का डेटा दिखा रहा है और 13-14 का डेटा दिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये शिफ्ट देख सकते हैं आज की डेट में। करंट डेटा में अगर आप देखें ये है जीडीपी में शेयर, सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर का शेयर है। कह रहा है अ रिमार्केबल फैक्ट आउट इंडिया इज़ that while there has been a change in share of three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. Graph 3 has shown share of employment in the three sectors in 1777 and 78 and 2017 to 18 the primary sector constitute to be the largest employer even now. तो आप देख सकते हैं आज भी आप कह सकते हैं आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जबकि सर्विस सेक्टर इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि इंक्रीज़ हुआ है, डबल हुआ है, बट अभी भी प्राइमरी सेक्टर में लोग अभी भी खेती में लगे हुए हैं, ठीक है। वाई डिड नॉट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर्क क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इसका रीज़न है कि हर किसी को जॉब नहीं मिल पा रही है सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, ठीक है। इवन through the industrial output or the production of goods went up by more than 9 times during the period, ठीक है। इस 40 ईयर में आप देखेंगे कि 9 टाइम बढ़ गया है, जबकि प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री वेंट अप बाय द अराउंड 3 टाइम्स। The same applies the tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in service sector राइज अराउंड द 5 टाइम्स। कितना डिफरेंस है देखिए, प्रोडक्शन तो सभी में बढ़ा है बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं वो परसेंटेज बहुत ही कम है टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में। यही वजह है कि आज प्राइमरी सेक्टर में जो है एक तरीके से जीडीपी में शेयर तो कम है, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही कृषि खेती में ही लगे हुए हैं, ठीक है। As a result, more than half of the workers in country are working in primary sector, mainly in agriculture, producing only about 1/6 of GDP, ठीक है। In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce, whereas they employ less, about half the people. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? इसका मतलब यही है कि जो सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है वो प्रोड्यूस तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम लोगों को दे रहे हैं। जबकि प्राइमरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयमेंट में लगे तो ज़्यादा हैं बट प्रोडक्शन बहुत कम है, क्योंकि जीडीपी में उन प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है बेटा वो देख सकते हैं आप 44% है केवल। इसका मतलब है कि सभी लोग पोटेंशियली वर्क नहीं कर रहे हैं। जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है खेत में, जितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब वो फुली पोटेंशियली नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से प्रोडक्शन कम है, ठीक है। व्हाट इट मीन्स इज़ दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन नेसेसिटी। यही वजह है, इसका मतलब तो यही माइंड में आएगा कि इसका मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है प्राइमरी सेक्टर में उससे ज़्यादा लोग खेत में काम कर रहे हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, प्रोडक्शन विल नॉट अफेक्टेड। अगर आप एग्रीकल्चर में जो लोग अभी दिख रहा है आपको कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, अगर उसमें से आप कुछ लोगों को हटा भी दें, उनको कोई काम करने को ना दें, तो भी आपका प्रोडक्शन उतना ही रहने वाला है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होने वाला। इन अदर वर्ड, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। ये वजह है, इसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग वर्क कर रहे हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग आपको लग रहा है कि एम्प्लॉयड हैं या काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में काम नहीं कर रहे हैं। उनको अगर रिमूव भी कर दिया जाए और हाफ ऑफ द पीपल को अगर बोला जाए कि आप करिए, तो प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इस कंडीशन को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब सभी लोग अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे होते हैं और जब के लोगों को मूव करा देने पे, उस पर्टिकुलर वर्क से हटा देने पर भी प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस सिचुएशन को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयड, या आपने डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। फॉर इंटेंस टेक अ केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओविंग अबाउट द 2 hectares of unirrigated land depend only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of her family work in the plot throughout the year. Why? They have now here else to go for work. You will see that everyone in working
none remains idle, but in actual fact their labor effort get divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation of underemployment, where the people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. देखिए यहाँ पर एक पूरी की पूरी सिचुएशन आपको बताइए कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक लक्ष्मी है जिसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, उसके घर में 5 मेंबर्स हैं और सभी लोग खेत में काम करते हैं। वो लोग ज्वार और अरहर को ग्रो करते हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं, बट कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कहीं और काम, कोई भी खाली नहीं रहता है। ऐसा लगता है सभी अपेरेंटली वर्क कर रहे हैं। एक्चुअल है क्या, उन्होंने क्या किया है कि सभी में काम बढ़ चुका है, ठीक है, और कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब पूरे दिन भर खेत में कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है, शिफ्ट में काम करते हैं वो लोग। तो यही वजह है कि काम बढ़ चुका है। उसी काम को अगर 2 लोग पूरे फुल पोटेंशियली करें तो बाकी 3 लोगों को अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो भी उतना ही ज्वार और अरहर ग्रो किया जा सकता है। तो इस सिचुएशन को, जब लोग फुली पोटेंशियल से अपना काम नहीं करते हैं, तो इस सिचुएशन को दिस काइंड ऑफ, आगे बढ़ते हैं, देखिए, दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज द अनएम्प्लॉयड, हेंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सिचुएशन ऐसा है कि जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लग तो रहा है कि सभी लोग काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। जितना काम वो पूरे दिन भर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। वो 2-3 घंटे उनको काम मिल रहा है, जबकि एक पर्सन के काम करने की कैपेसिटी 8 आवर्स मानी गई है, ठीक है। तो यही चीज़, इस सिचुएशन को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। और ये कंडीशन जिसमें लोग काम करते हुए तो दिखते हैं बट वो फुली पोटेंशियली नहीं कर रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi family is now able to earn some extra income through wages, since you do not need 5 people to look after that small plot. 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory, hence again the earning of the family would increase and they would also continue टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। देखिए यहाँ पर फिर एग्जांपल बोल रहा है कि 2 हेक्टेयर की लैंड बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है। अगर वहाँ से 2 लोग, जैसे कि यहाँ पर बोल भी रहा है कि एक लैंडलॉर्ड है जो बड़ा फार्मर है, ठीक है, वो सुखराम, उसने 2 लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए रख लिया है। अब उन्हें क्या देगा, वो कुछ ना कुछ वेजेस देगा। तो देखिए लक्ष्मी की अर्निंग बढ़ेगी। अरहर और ज्वार जो उसके खेत में उगने वाला है वो तो है ही है, प्लस अब उसकी वेजेस से भी इनकम होने लगी। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया कि अगर ये लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम करना शुरू करें किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो क्या होगा कि उनकी अर्निंग भी होगी और इधर ये 2 लोग अगर खेत में काम भी करें तो भी सेम उतना ही ग्रो कर लेंगे। इससे क्या होगा, इनकी इनकम इंक्रीज़ होगी। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। तो लक्ष्मी की तरह हमारे इंडिया में लाखों ऐसे फार्मर पड़े हैं जो इसी तरीके से उनकी पूरी की पूरी फैमिली, जिनकी ज़रूरत उस खेत में नहीं है, वो सभी के सब खेत में काम कर रहे हैं, ठीक है। लॉट ऑफ द पीपल, अगर हम उनको रिमूव कर दें फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद द प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। द इनकम ऑफ पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। कह रहे कि अगर इनकी फैमिली से कुछ लोगों को रिमूव कर दिया जाए और उन्हें किसी दूसरे अकॉर्डिंगली उन्हें अच्छा काम दिया जाए तो इनकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर। और यही चीज़ केवल एग्रीकल्चर में नहीं, अदर सेक्टर में भी ये अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है। वो बेटा वो होती है जिसमें फुली पोटेंशियली कोई भी इंसान काम नहीं करता है, बट वो काम करता हुआ दिख रहा है, बट उसकी जो पोटेंशियल है फुली, उसके अकॉर्डिंग उसको काम नहीं मिलता है। इसको कहता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर in the urban area who search for daily employment. They are employed as the painter, plumber, repair person and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other peoples of the service sectors on the street pushing a cart or selling something, where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because
दे डू नॉट हैव द बेटर अपॉर्चुनिटी। कह रहे कि यहाँ पर आप और भी कई सारे एग्जांपल अगर आप देखें, शहरों के एग्जांपल देखें तो कई लोग आप देखते होंगे कि ऐसी ऐसी सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे पेंटर हैं, प्लम्बर हैं, या आप देखते होंगे मिस्त्री वगैरह हैं, ठीक है। इन लोगों को क्या होता है कि पूरे मंथ काम नहीं मिलता। पूरे मंथ में अगर इन्हें 20 डेज़ काम मिल रहा है तो 10 डेज़ ये कभी कभी खाली भी रहते हैं। तो यही रीज़न है। या आप देखते होंगे कई लोगों को, आप देखते होंगे ठेले को पूरे दिन भर घुमाते हुए, उसमें कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रख के पूरे दिन भर वो घुमाते रहते हैं। ये मेहनत तो पूरी डे कर रहे हैं, वो पूरे डे इंगेज्ड हैं, बट बहुत ही कम वो लोग कमा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है उनकी लाइफ में काम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको लेट्स वर्क ऑफ दीज आउट को करना है, ये फिल कर लेंगे आप लोग इसको पढ़ेंगे तो। अब देखिए अगला एग्जांपल यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो इस सेक्शन को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एक टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट उसमें कवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, हाउ टू क्रिएट मोर जॉब्स।